तो गाइस अनकैनी एवेंजर्स के पिछले एपिसोड में आपने देखा जहां अवेंजर्स और एक्समैन एक टीम बनाने में लगे हुए हैं। वहीं कैंग द कंकरर अपना खुद का एक मिशन पूरा कर रहा है, एक ऐसा मिशन जो कई शताब्दियां चलने वाला है। न सिर्फ उसने एपोकलिप्स ट्विंस को किडनैप कर लिया है, बल्कि थोर की कुल्हाड़ी यान ब्योन को भी चुरा लिया है। स्टार कोर्स स्टेशन को सूरज के ऊपर स्टडी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर एक ब्रॉडकास्ट मैग्निफिकेशन चैम्बर भी है, जिससे यूनिवर्स के किसी भी कोने में और उससे भी परे कोई भी मैसेज भेजा जा सकता है। आज गेनोसाइड एपोकलिप्स का बेटा वो कोस्मोस के सामने एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हुआ है, ताकि वो अपने फादर के गॉड्स की सेवा कर सके। तो गाइस ये लोग अपनी शिप लेकर स्टार कोर्स स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। जेनोसाइड पूछता है कि हम बीकन को एक्टिवेट कैसे करेंगे, जिसपे इचिसुमी यानी कि पेस्टिलेंस बोलती है कि तुम खुद एक बीकन हो और ये चैम्बर तुम्हारी इमेजिनेशन है। जेनोसाइड पूछता है कि तुम इतना अटक अटक के क्यों बोल रही हो, आज तो एक अच्छा दिन है, आज मुझे अर्थ के नए एपोकलिप्स का ताज मिलने वाला है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक अच्छा एपोकलिप्स बनूंगा? जिसपे पेस्टिलेंस बोलती है कि तुम तो बस 15 साल के हो। जेनोसाइड बोलता है और तुम्हारे बच्चे राज सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, लेकिन अब वो गुम हो चुके हैं और उनके साथ साथ मौत भी गुम हो चुकी है। उनके बाद मेरा नंबर आता है क्योंकि मैं एपोकलिप्स का बेटा हूँ। पेस्टिलेंस बोलती है ऑफ कोर्स, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी नौकर हूँ, आपकी हॉर्समैन पेस्टिलेंस। जेनोसाइड बोलता है थैंक यू इचिसुमी, मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे ऊपर यकीन करो क्योंकि ये सेलेस्टियल मुझे डरा रहा है। तो गाइस कुछ सेकंड्स पहले सेलेस्टियल गार्डनर उस ब्लैक मैटर न्यूक्लियस के दूसरी साइड पे था, जो कि हमारे यूनिवर्स को घेरे हुए है, लेकिन वो अपने केयर टेकर की आवाज सुनकर एक ही झटके में स्पेस टाइम को चीरता हुआ वहाँ पे आ जाता है, ताकि वो यहाँ पे आकर अर्थ के ऊपर नजर रख सके। जेनोसाइड बोलता है मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं कॉस्मिक विल की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, वो बहुत सहन करने के लिए, मैं फेल नहीं होऊंगा। तो गाइस सेलेस्टियल गार्डनर उस लड़की को सेंस कर लेता है, उसकी सोल को पढ़ता है और वो जेनोसाइड को वर्दी मानता है। गार्डनर जेनोसाइड को पहला आइटम देता है, द डेथ सीड, जो कि उसके सर्वेंट के अंदर एक ताकत भर देगी और जेनोसाइड को एपोकलिप्स के सिंहासन का उत्तराधिकारी बना देगी। डेथ सीड को लेने के बाद जेनोसाइड बोलता है कि पुरानी गलतियां फिर से नहीं दोहराई जाएंगी, मैं यहाँ पे अपनी आखिरी सांस तक इवोल्यूशन की सेवा करता हूँ और मैं उस आर्मर को लेने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पे एपोकलिप्स ट्विंस आते हैं और बोलते हैं तुम उस आर्मर का यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर जिम्मेदारी का वजन लेने की जरूरत नहीं है। एपोकलिप्स की नाजायज औलाद, अब से एपोकलिप्स ट्विंस काम संभालेंगे, हम आर्चेंजल के उत्तराधिकारी हैं, इस युग के सही नौकर, हम अपना सिंहासन वापस लेने आए हैं क्योंकि हम तुम्हारी तरह किसी के सामने घुटने नहीं टिकाते। तो गाइस सेलेस्टियल गार्डनर इन दोनों की तरफ देखता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, यूरिल थोर की कुल्हाड़ी से सेलेस्टियल के ऊपर अटैक कर देता है। और गाइस चूंकि इस कुल्हाड़ी के ऊपर मंत्र फूका हुआ है, इसलिए यूरिल बड़ी आसानी से उस सेलेस्टियल को मार देता है, जिससे उस सेलेस्टियल की एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। यूरिल बोलता है कि हमारा कोई मास्टर नहीं है। और गाइस जैसे जैसे सेलेस्टियल की एनर्जी चारों तरफ फैलती जा रही है, स्टार कोर्स स्टेशन के अंदर मौजूद इंसान मरते जा रहे हैं क्योंकि आज तक कभी एक सेलेस्टियल को मारा नहीं गया है और इसके परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं। इमीन अपनी मदर से बोलती है जल्दी हमारे पास आ जाइए। पेस्टिलेंस बोलती है इमीन मेरी बेटी तुम वापस आ गई। इमीन बोलती है आपको हमारे ऊपर गर्व होगा, आखिरकार हमारे लोगों की किस्मत हमारे हाथ में आ चुकी है। तो गाइस जेनोसाइड के साथ जो दो और सैनिक थे वो इमीन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनमें से एक की पावर्स काम नहीं कर रही हैं, इसलिए वो मोटा गैंडा इमीन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इमीन अपनी म्यूटेंट पावर्स का यूज करती है, वो अपनी बॉडी से एक एसिड निकालती है और अपने विक्टिम्स को हमेशा जलने के लिए छोड़ देती है और इस दौरान उनका दर्द बढ़ता जाएगा। यूरिल जेनोसाइड से बोलता है कि तुम यहाँ पे जीतने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे सामने झुक जाओ और हमारे सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगो, तब हम तुम्हें मौत के रूप में हमारी सेवा करने देंगे। जेनोसाइड बोलता है मौत, मुझे चुना गया है, ये मेरा दिन है, मैं एपोकलिप्स का उत्तराधिकारी हूँ। और फिर जेनोसाइड अपने बायोप्लाज्मा का यूज करते हुए यूरिल के ऊपर अटैक कर देता है और उसके प्लाज्मा के अंदर इतनी गर्मी है जितना कि खुद सूरज के अंदर है। लेकिन यूरिल एक म्यूटेंट है, वो उस प्लाज्मा के चारों तरफ अपना हाथ घुमाता है
और उस हाथ के चारों तरफ टाइम इतनी तेजी से गुजरता है कि जेनोसाइड का प्लाज्मा ठंडा हो जाता है। जेनोसाइड बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? तुमने एक सेलेस्टियल को मारा है, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूरिल बोलता है, मुझे पता है, और जेनोसाइड के ऊपर अटैक कर देता है। इधर अर्थ पे एवेंजर्स मैंशन के चारों तरफ मीडिया की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि रोग ने दुनिया के सामने वंडरमैन की पावर्स का यूज करके उसके भाई को मार दिया और चीजें तभी से खराब हो चुकी हैं। शील्ड और एवेंजर्स की एक मीटिंग चल रही है। मारिया हिल हैवॉक को ताना मारते हुए बोलती है, तुम लोग काफी अच्छा काम कर रहे हो। हैवॉक बोलता है, असल में हमने एक टीम के तौर पे काम शुरू नहीं किया है। निक फ्यूरी पूछता है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि म्यूटेंट्स और इंसानों के बीच एक लड़ाई होने वाली है? हैवॉक बोलता है कि रोग ने ग्रिम रीपर को सेल्फ डिफेंस में मारा था और उसने रेड स्कल को भी रोका था। निक फ्यूरी बोलता है, लेकिन हमने तो कुछ और सुना है, यही कि ब्रदरहुड ऑफ एविल म्यूटेंट्स ने एवेंजर्स को ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने एक पागल इंसान को मार दिया है। सबसे पहले एवेलांच अटैक करता है, उसके बाद रेड स्कल दंगे करवाता है, और अब ये सब। मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन जब से रेड स्कल वाली घटना हुई है, म्यूटेंट्स के ऊपर अटैक बढ़ते जा रहे हैं। उसका आंदोलन खुद ब खुद बढ़ता जा रहा है और एक आइडिया को इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। बाहर लोगन बाकी एवेंजर से कह रहा है, दिन ब दिन रेड स्कल चार्ल्स जेवियर्स की पावर्स को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना सीखता जा रहा है। अगर हमने जल्दी इसको नहीं रोका तो सभी के लिए बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। वांडा पूछती है, रोग, क्या तुम्हें याद है जब तुम उसके स्कूल ऑफ गिफ्टेड ह्यूमंस के अंदर थी, क्या तुम उसकी लोकेशन का पता लगा सकती हो? रोग बोलती है कि मैं तुमसे लड़ने में बिजी थी। तभी हैवॉक अंदर से बाहर आता है और बोलता है कि शील्ड के लोग जा चुके हैं। थॉर पूछता है, तो उन्होंने क्या कहा? हैवॉक बोलता है कि उन्होंने रोग के ऊपर कोई दोष नहीं लगाया और मारिया हिल प्रेस को जाकर ये सब बताने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इससे कितना असर होने वाला है। रोग बोलती है, मैं कभी उसको मारना नहीं चाहती थी। हैवॉक कहता है कि हम सब जानते हैं, हालांकि मुझे थोड़ी सी छूट देनी पड़ी। रोग पूछती है, किस बात की छूट? हैवॉक बोलता है कि हमें तुमको छुपाना पड़ेगा, केवल कुछ महीनों के लिए। रोग बोलती है, लगता है कि तुम इतने सालों में मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। सबसे पहले तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं हूँ और तुम मुझे छुपा नहीं सकते। अगर तुम अपनी टीम मेंबर्स के साथ इस तरीके से बिहेव करते हो तो मैं तुम्हारी टीम को छोड़कर जा रही हूँ। तभी थोर रोग के सपोर्ट में बोलता है कि रोग सही कह रही है, अब वो हम में से एक है, उसे एक अवेंजर बनाया गया था। क्या इस बात की कोई कीमत नहीं है? वो अपनी टीममेट्स को बचा रही थी और हम उसके साथ खड़े रहेंगे। वांडा बोलती है कि अगर और कोई सिचुएशन होती तो मैं भी थोर के साथ सहमत होती, लेकिन इन सब से हमारी टीम के लिए खतरा हो सकता है। रोग बोलती है, खतरा? अरे खतरा तो तुम हो, ग्रिम रीपर तो तुम्हें मारने आया था और रेड स्कल भी तुम्हारे ही पीछे पड़ा हुआ था, खुद तो एक बॉम्ब बनी घूम रही हो। जिसपे जेनेट बोलती है कि वांडा को एक दूसरा चांस मिला है, वो फैमिली है, वो एक असली अवेंजर है। रोग बोलती है, अच्छा वो एक असली अवेंजर है? अरे ये तो आड़ू है, आड़ू। अब हैवॉक रोग को शांत रहने के लिए बोलता है और कहता है कि हम सब यहाँ पे जेवियर के सपने को पूरा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, फिर भी हम एक बात के ऊपर सहमत क्यों नहीं हो सकते? जेनेट हैवॉक से बोलती है, तुम्हारी वजह से जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से बच्चों का खेल चल रहा है। तब लोगन जेनेट को शांत रहने के लिए बोलता है। अब हैवॉक रोग से बोलता है, क्या तुम इन सब बातों को बोलकर अच्छी बन सकती हो? तुम्हें मैग्नेटो को ढूंढना है। रोग बोलती है, ओ तो मुझे उन लोगों को ढूंढना है जिनकी मैं चिंता करती हूँ। वाह भाई वाह। वांडा बोलती है, एलेक्स तुमने सही किया, आखिर मेरे बाप को उसी की रखेल ढूंढ सकती है। तो गाइस अब सीन चेंज होता है। अर्थ की ऑर्बिट में एक स्टेशन है जिसका नाम है द पीक। ये स्वॉर्ड का हेडक्वार्टर है जो कि अर्थ पे आने वाले एलियंस के ऊपर नजर रखता है। एजेंट ब्रांड ने इस स्टेशन पे कैप्टन अमेरिका और सनफायर को बुलाया हुआ है और वो बोलती है कि मुझे आज तक की सबसे खतरनाक चीज दिखाई दी है। हमें स्टार कोर स्टेशन से एक फुटेज मिली है, उसके बाद हमारा संपर्क टूट गया। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई हवा है, लेकिन जिस टाइप के एनर्जी सिग्नेचर हमको मिल रहे थे उससे पता चला कि जो तुम देख रहे हो वो एक सेलेस्टियल की हत्या है। ये हमारी गैलेक्सी की किस्मत है। सनफायर बोलता है कि इनमें से एक आदमी को मैं पहचान सकता हूँ, वो जेनोसाइड है, एपोकलिप्स का उत्तराधिकारी, और बाकियों को मैंने कभी नहीं देखा है। तभी एक एजेंट उनको बोलता है, कमांडर ब्रांड, एक सेलेस्टियल जहाज हमारी तरफ आ रहा है और वो अटैक करने की पोजीशन में है। इधर वंडरमैन अपने कमरे में बैठा हुआ है और वो अपने भाई की फोटो देख रहा है। तभी वांडा उसके पास आती है। वंडरमैन बोलता है कि एरिक सही कह रहा था, मैं एक अबोमिनेशन हूँ। वांडा बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है,
तुम्हारी लाइफ भी बाकी सब की तरह नॉर्मल है। वंडरमैन बोलता है अच्छा, तो तुम और क्या कहना चाहोगी? तुम वो गंदी चुड़ैल हो जिसने हमें वापस जिंदा किया। वांडा बोलती है कि तुम कभी नहीं मरे थे, बस तुम किसी और जगह चले गए थे जहाँ पे मैंने तुमको ढूंढ निकाला। वंडरमैन बोलता है मैं जहाँ कहीं भी था, मैं जिंदा सिर्फ इसलिए बचा रहा ताकि मैं तुम्हारे साथ आ सकूं। क्या हम दोनों कुछ खुशी के पल नहीं जी सकते? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए फिर से जिंदा होकर वापस आ गया। वंडरमैन वांडा को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वांडा पीछे हट जाती है और बोलती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ साइमन, मैं करती हूँ, लेकिन एक भाई की तरह। इस टाइम मुझे फैमिली की जरूरत है। वंडरमैन बोलता है बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि एक भाई कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइस सीन चेंज होता है। हैवॉक और जेनेट एक्समैन की मर्चेंडाइज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जेनेट बोलती है कि पेरेंट्स को भले ही ये कॉस्ट्यूम पसंद ना आए, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आ रही है। हैवॉक बोलता है कि मुझे थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा लग रहा है। जेनेट बोलती है कि मैं नहीं मानती कि इससे इंसानों के म्यूटेंट्स के साथ रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। जैज, हिप हॉप, पंक रॉक, म्यूजिक और फैशन, ये सब वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं और इससे हमें इतने पैसे मिल जाएंगे कि हमारी ये टीम चल सकती है और इससे हमें कुछ ज़्यादा ही पैसे मिल सकते हैं। हैवॉक बोलता है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जेनेट कहती है कि यही तो एक्समैन और एवेंजर्स के बीच डिफरेंस है, हम कुछ ज़्यादा ही आशावादी हैं और मेरी तो बस पूछो ही मत। हैवॉक बोलता है देखो यार, आजकल मेरी लाइफ की लगी हुई है। पहले मैं स्पेस में गुम हो गया, फिर मेरा ब्रेकअप हो गया और फिर मेरा भाई, तुम तो जानती हो। जेनेट बोलती है कि हम सबके सामने मुसीबतें आती हैं। मैं महीनों तक माइक्रोवर्स के अंदर गुम हो चुकी थी और जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि फ्यूचर के अंदर मेरी लाश डेथलॉक बनने वाली है। हमें पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना चाहिए। तुम एवेंजर्स के चेयरमैन हो, तुम्हें काफी बड़ा प्रमोशन मिला है और सब यही सोच रहे हैं कि तुम किसके साथ सोए थे कि तुम चेयरमैन बन गए। हैवॉक बोलता है थॉर के साथ। जेनेट कहती है मैं जानती थी, हालांकि तुम्हारा नंबर हल्क के साथ भी आ सकता था। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम किस स्ट्रेस से गुजर रहे हो और मैं ये भी जानती हूँ कि एवेंजर्स की टीम को संभालना कितना मुश्किल होता है। बस मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं यहीं पे हूँ। वो हैवॉक के हाथ में अपना हाथ रखती है और बोलती है देखा, तुम्हारी किस्मत चेंज हो रही है। तभी वहाँ पे रेड अलर्ट शुरू हो जाता है। सभी एवेंजर्स को कमांड रूम में बुलाया जाता है क्योंकि कैप्टन अमेरिका ऊपर स्पेस स्टेशन से एवेंजर्स को कुछ बता रहा है। कैप्टन बोलता है तुमने सही सुना है, किसी ने एक सेलेस्टियल को मार दिया और अब वो पीक स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सनफायर ने बताया कि ये एपोकलिप्स की शिप है। ये वो आदमी है जिसने सेलेस्टियल को मारा और जिस हथियार से उसने सेलेस्टियल को मारा, मैंने ऐसा हथियार पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन गाइस, थोर और वुल्वरिन, इन दोनों की आंखें सामने टिक जाती हैं। उनको अपना पास्ट याद आने लगता है। कैप्टन बोलता है कि हमें मदद चाहिए, लेकिन तभी कैप्टन की आवाज कटने लगती है। हैवॉक बोलता है जेनेट, तुम क्वीनबर्ड जहाज को चालू करो। साइमन, तुम यहाँ पे रहो और फुटेज के अंदर जो भी कुछ हो रहा है हमें बताओ। और थोर, मैं चाहता हूँ कि तुम। लेकिन तब तक थोर वहाँ से जा चुका था। इधर वो सेलेस्टियल की शिप पीक स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। कैप्टन पूछता है कि ये स्टेशन उनके अटैक से बच सकता है। एजेंट ब्रांड बोलती है कि वो अटैक नहीं कर रहे हैं, वो अपनी शिप को हमारे स्टेशन से टकराने वाले हैं। सब लोग बाहर निकल जाओ, एस्केप कॉफिन्स की तरफ चले जाओ अभी। तो गाइस, सब लोग भागने लगते हैं। सनफायर पूछता है क्या हम अपने सामने खतरा देखकर भाग जाते हैं? कैप्टन बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पे रुकना है तो तुम रुक सकते हो, लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। तभी कैप्टन देखता है कि उसका कैप्सूल खुल नहीं रहा है, जिसपे सनफायर कैप्टन को अपने कैप्सूल के अंदर धका देता है और कैप्टन को धरती की तरफ चलता कर देता है। अब केवल सनफायर बचा है उस सेलेस्टियल शिप का सामना करने के लिए। वो बोलता है लगता है मैंने गलती कर दी। तभी वो शिप पीक स्टेशन से टकरा जाती है। उसके डिफेंस शील्ड को इस तरीके से तोड़ देती है जैसे कि वहाँ पे कोई शील्ड नहीं है। इस टक्कर से होने वाली कंपन का धक्का पूरी पृथ्वी के अंदर महसूस होता है। धमाकों से आसमान में रोशनी छा जाती है क्योंकि गॉड्स अर्थ पे एक लड़ाई के लिए आ चुके हैं। लेकिन अर्थ पे दूसरे गॉड्स मौजूद हैं जिन्होंने इंसानियत को प्रोटेक्ट करने की कसम खा रखी है, जैसे कि थोर, गॉड ऑफ थंडर। उसकी आंखें आसमान से गिरने वाले लोहे के कचरे के ऊपर पड़ी हुई हैं और उसका दिमाग पास्ट में गुम हो चुका है। वो कई शताब्दियों पहले की गई अपनी गलती को याद करता है। उसे अपनी कुल्हाड़ी याद आती है और अपने फादर के वर्ड्स याद आते हैं कि चाहे कल हो या 1000 साल बाद, जो गलतियां तुमने की हैं उसने हम सब की वाट लगा दी है।